नमस्कार, सिटी चैनल के दर्शकों को मेरा डॉक्टर इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मेरा डॉक्टर इस प्रोग्राम में हम आपको हमेशा नए नए डॉक्टरों से परिचय करवाते हैं। मेरा डॉक्टर इस प्रोग्राम में हम आपको तरह तरह की बीमारियों के बारे में जानकारी देते हैं। इसी के एक कड़ी के रूप में हम आज मिलवा रहे हैं अमरावती के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग तज्ञ, आँखों के स्पेशलिस्ट हमारे डॉक्टर मनीष तोटे सर। नमस्कार। नमस्कार, हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मनीष तोटे सर, इन्होंने MS ऑप्थेल्मोलॉजी में किया है। ये पिछले 12 वर्षों से अमरावती को सेवाएं दे रहे हैं और इन्होंने आज तक अनेक ऐसे ऑपरेशंस किए हैं जो सभी लोगों में इनका काफ़ी गुणगान है। ऐसे चिर परिचित और मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति से हम आपको मिलवा रहे हैं। तो सर, हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि आँखों की सर्जरी क्या है और आँखें जो ऑपरेशन क्यों करना पड़ता है? अब सर्जरी तो एक बेसिक चीज है कि जब कोई भी चीज नॉर्मल से हट के हो जाए और जो दवाई से ठीक ना की जाए तो उसको हम सर्जरी के माध्यम से उसको ठीक करते हैं। यानी आंखों के अंदर कोई भी अगर फॉल्ट आ जाए जो दवाई से नहीं ठीक होता तो फिर उसको हम ऑपरेशन करके ठीक होते हैं। तो जैसा अभी आंखों की नॉर्मल, अभी अगर मैं बताऊं कि नॉर्मल विजन की प्रोसेस क्या है, ये चार्ट से अगर आपको ध्यान में आ जाए तो बड़े आसानी से आप देख सकते हैं कि सर्जरी कहाँ कहाँ करनी पड़ सकती है। अगर इसको आप क्या देख सकते हैं तो आंखों का क्रॉस सेक्शन जो है ये सामने सबसे हमारी एक काली जो होती है पुतली होती है, इसको कॉर्निया बोलते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होता है और इसका काम है लाइट को आर पार अंदर आने देना है। बाकी पूरा जो आंख है उसके अंदर कहीं से भी लाइट अंदर नहीं घुस सकता। सिर्फ काला जो पार्ट है वो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से लाइट अंदर होता है। फिर उसके पीछे है हमारा लेंस, नेचुरल लेंस। इसका काम है जो भी लाइट अंदर आ रहा है इसको फोकस करके पीछे रेटिना पे उसकी इमेज बनाना। तो ये लेंस, ये दूसरी कड़ी है हमारे विजन में। तीसरी कड़ी है रेटिना। रेटिना का काम है जो भी इमेज बन रही है इस इमेज को सिग्नल के रूप में कन्वर्ट कर देना। यानी इमेज सामने से आ रही, लेंस उसको फोकस कर रहा है और फोकस करके रेटिना पे इमेज दे रहा है। फिर रेटिना उसको सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एक बहुत हाई क्वालिटी का डिजिटल कैमरा अगर आप सोचे तो उसी टाइप का फंक्शन है। फिर ये सिग्नल बनने के बाद ये सिग्नल कैच करके ये नस जो है इसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। ये ऑप्टिक नर्व ये सिग्नल ब्रेन को लेके जाती है और जब ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है तब हमको दिखता है। यानी जब हम आंख से देखते हैं आमतौर पर हम क्या खोलते हैं, पलके उठाई, सामने देख लिया। लेकिन ये आंख के देखने के प्रोसेस में इतने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और ये सभी स्टेप्स में कहीं पे भी कोई अड़चन आ जाए तो फिर उसको या तो दवाइयों से या फिर सर्जरी से ठीक करना पड़ता है। तो जैसे जैसे हम चर्चा करेंगे वैसे एक एक बीमारी के बारे में दोबारा चर्चा करते रहेंगे। आपने आंखों की रचना की पूरी जानकारी दे दी है और मैं सर सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सर्जरी जब ऑपरेशन होते हैं, जनरली ऑपरेशन का शब्द सुन के हर एक पेशेंट घबरा जाता है, स्वाभाविक बात है। तो हमारे दर्शक को ये बोला गया कि उनको आंखों का ऑपरेशन करना है तो उनमें पहले डर पैदा हो जाता है कि ऑपरेशन मतलब अब कहीं ना कहीं। तो एक थोड़ी जानकारी ये दे दीजिए कि अभी एडवांस में ऑपरेशन जो हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। अब जैसा एक सामान्य सबसे कॉमनली होने वाले ऑपरेशन जो है उसको मोतिया बिंदु है, तो हम मोतिया बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। पहले क्या होता था और आज क्या होता है, हम एक दूसरा चार्ट देखेंगे। इससे आपको दोबारा फिर से काफी क्लियर हो जाएगा पोजीशन। मोतियाबिंद देना क्या है, ये चार्ट देखने से पहले मैं आपको एक दूसरा चार्ट बताता हूँ कि एग्जैक्टली मोतियाबिंद क्या है। ये आंख में मैंने बताया था लाइट कॉर्निया में से अंदर आता है, लेंस में गिर के लेंस उसको फोकस करके रेटिना पे इमेज बनाता है। हमारा अगर ये लेंस खराब हो जाए तो ये सफेद हो जाता है। अब ये सफेद हो जाता है, इन्हें क्या हो जाता है ये देखिए। नॉर्मल ये लेंस ट्रांसपेरेंट होता था, अभी ये लेंस सफेद हो गया। तो ये लाइट यहाँ तक तो जा रहा है, यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा है, लाइट यहीं पे रुक गया। तो इसको हम कहते हैं मोतिया बिंदु। अब इसका इलाज करना है तो एक सिंपल चीज है, जो चीज खराब हो गई है उसको निकाल दीजिए, उसके जगह नवी चीज से रिप्लेस कर दीजिए। और आज ये टेक्नोलॉजी है। अब पहले इसको कैसा करते थे और आज कैसा करते हैं, ये अगर आप समझ में लेंगे तो ये बहुत आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये दूसरे सेक्शन में देखिए, ये आंख है, पहले ये अंदर काला जो दिख रहा है आपको ये मोतिया है समझ। तो ये मोतिया बिंदु निकालने के लिए इतनी बड़ी जख्म करते थे पुराने समय में। फिर ये इसको हाथ से ये मोतिया बिंदु को वन पीस में बाहर निकाल देते थे।
उसी जख्म में से अंदर लेंस बैठाते थे रिप्लेसमेंट, और फिर इसको स्टिचेस लगा के इस तरह से क्लोज करते थे। और ये सब के लिए एनेस्थीसिया देना पड़ता था। इतनी बड़ी सुई रहती थी जो आंखों में देख के आंखों में उसको सुन कर लिया जाता था। फिर 2-2 दिन 3-3 दिन पेशेंट को एडमिट रहना पड़ता था। 2-2 महीने तक उसकी एहतियात बरतनी पड़ती थी ना, काफी कुछ, जिससे खौफ बैठ गया था लोगों के मन। आपसे पूछ रहा था जी। अब आज देखिए इसके कॉन्ट्रास्ट में, आज फैको मशीन से ये ऑपरेशन होते हैं। पहले जैसा मैंने बताया हाथ से करते थे, अब ये फैको मशीन से होते हैं। अब ये फैको मशीन में क्या होता है, सिर्फ एक नीडल होती है जो मशीन को कनेक्टेड होती है। ये मशीन की अल्ट्रासाउंड एनर्जी ये नीडल में से ये मोतियाबिंदु को अपन दे सकते हैं। तो जख्म कितनी है देखिए, पहले इतनी बड़ी जख्म थी, अब ये छोटी सी जख्म होती है। ये छोटी सी जख्म में से ये सिर्फ नीडल आँख के अंदर जाती है इस तरह से। फिर अल्ट्रासाउंड एनर्जी की मदद से इसी मोतियाबिंदु को आँख के अंदर ही हम टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। यहाँ देख रहे हैं ना आप, ये पूरा मोतियाबिंदु है, इसको क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो ऐसे टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, और ये छोटे पीस करके ये नीडल में से सक्शन से हम खींच लेते हैं। तो ऐसा करते हुए पूरा मोतियाबिंदु टुकड़े टुकड़े करके बाहर आ जाता है। फिर अब ये छोटे से जख्म में से ये नॉर्मल लेंस तो जाने से रही, फिर इसके लिए भी टेक्नोलॉजी ने हल निकाला। पहले जैसी अब रिजिड लेंस होती थी, अभी फोल्डेबल लेंस आ गई। अब ये फोल्डेबल लेंस में क्या होता है, ये अगर पूरी लेंस है इसको अपन पूरी तरह से फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड होके ये छोटी जख्म में से नीडल में से हम इंजेक्ट कर सकते हैं, और अंदर जाने के बाद जैसा सैटेलाइट अंतरिक्ष में जाने के बाद खुलता है, जब जाता है तब रॉकेट के हेड के ऊपर छोटा सा सैटेलाइट होता है, उसी तरह से ये लेंस अंदर जाने के बाद खुल जाती है। तो नॉर्मल लेंस जितनी बड़ी होती है उतनी ही लेंस ये अंदर जाने के बाद हो जाती है, और ये अपनी जगह पूरी ऑक्यूपाई कर लेती। अंत में ये छोटी सी इतनी सी जख्म में से होने की वजह से इसको स्टिचेस भी नहीं लगाने पड़ते। दूसरा एडवांटेज क्या है कि इतनी छोटी जख्म है कि अभी एनेस्थीसिया के लिए सुई भी लेना नहीं पड़ता, सिर्फ आई ड्रॉप्स डाल के उतना पार्ट सिर्फ एनेस्थीसिया दे सकते हैं। लोकल एनेस्थीसिया, लोकल टॉपिकल, लोकल इंजेक्शन तो समझो लोकल ही बोलते थे, अभी इंजेक्ट भी नहीं करते, सिर्फ ड्रॉप्स डालते हैं 2-4 बूंद, और उतने 2-4 बूंद ड्रॉप्स से ऑपरेशन पूरी तरह से हम कर सकते हैं। अब इसका एडवांटेज यही है कि पेशेंट चल के ऑपरेशन थिएटर में आता है, चल के ऑपरेशन थिएटर में जाता है, आंखों पे पट्टी भी नहीं लगानी पड़ती है। और आज ये सब टेक्नोलॉजी हम अमरावती में कर रहे हैं। बहुत अच्छी, यानी जो हम पहले 5 साल पहले सुनते भी नहीं थे कि बिना इंजेक्शन के चल के गए, ऑपरेशन कराए और चल के वापस आए और अपने घर में आके अपने काम में लग गए, तो इतने आसानी से ये सब चीजें हो सकती है। बहुत खुशी की बात है, आपने फैको सर्जरी के बारे में अच्छी जानकारी दी है। हमारे दर्शक लोगों ने इसका काफी लाभ लिया होगा और काफी लाभ लेंगे भी। मैं आपके दर्शकों को एक्चुअली यही बात समझाना चाहता हूँ कि अभी ऑपरेशन शब्द से खौफ खाने की जरूरत नहीं है। बस ये पुराने जो अपने कंसेप्ट है बराबर, उसको थोड़ा सा अभी बदलने की जरूरत है, वक्त आ गया है उसके लिए। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अमरावती के अंदर आपने इतना हाई लेवल का फैको सर्जरी के बारे में बताया, तो अमरावती में नेत्र रोग तज्ञ जो है जितने भी, ये किस स्तर तक के है? ये बहुत ही खूबसूरत सवाल पूछा डॉक्टर साहब आपने। अमरावती में आज मैं अगर बताऊं तो मोतियाबिंदु तो हम वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी से कर ही रहे हैं। इसके अलावा तिरछेपन का जो ऑपरेशन है, सभी टाइप के तिरछेपन के ऑपरेशन हम कर रहे हैं। काच बिंदु के हर तरह के ऑपरेशन आज हम अमरावती में कर रहे हैं। अमरावती में कुछ साल पहले तक एक कमी थी कि हमारे पास कोई फुल टाइम रेटिना सर्जन नहीं था। भगवान की दया से आज अमरावती में रेटिना सर्जन भी अवेलेबल है, और सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है लैसिक लेजर, जो आपने शायद सभी ने, हमारे दर्शकों ने भी सुना होगा कि कॉलेज के लड़के लड़कों को भी, लड़के लड़कियां सबको जिनको मोटा कांच का चश्मा है, कभी करियर में अड़चन आती है, कभी शादी में अड़चन आती है, कभी पर्सनैलिटी में अड़चन आती है, वो चश्मे का नंबर हटाने के लिए लैसिक लेजर की सुविधा भी आज अमरावती में है। यानी आज ऑलमोस्ट रेटिना में हर चीज की, या ऑप्थेल्मोलॉजी में या आंखों के क्षेत्र में आप जो चीज का भी नाम ले, वो हर चीज आज अमरावती में है। बहुत ही कम चीजें हैं जिसके लिए हमको बाहर जाना पड़ता है, जैसे कि न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी बोलिए, जैसे मैंने बताया कि ये नस सिग्नल लेके ब्रेन को जाती है, वो लेवल पे अगर कुछ हो जाए तो उसके लिए हमको शायद बाहर जाना पड़ता है, या उसके जो हायर इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए जाना पड़ता है। और दूसरा एक आई बैंक का थोड़ा सा अमरावती में कार्य थोड़ा सा स्लो है, काम हो रहा है, लेकिन अगर ईश्वर ने चाहा तो वो भी एक बहुत जोरों शोरों से शुरू हो जाएगा। लेकिन बाकी हर चीज में आप अमरावती में जो बोलेंगे वो सभी चीजें अमरावती में। जैसे आपने अमरावती की तारीफ की है, तो अमरावती में ऐसा भी तो हुआ है कि में हमने पेपर में पढ़े थे कि कई ऑपरेशन फेल हो गए,
या कहीं ऐसा है कि आंखों की रोशनी चली गई, बीच में अमरावती और भी अदर जगह से ये बातें आती है, जैसे सरकारी हॉस्पिटल में जो काम होते हैं, जनरल जो है सेवार्थ में होते हैं, तो ये सब फेल होना मतलब क्या होता है? अब ये फेल होना ये एक बहुत रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है। अब फेल होने का मतलब क्या है कि जो हमारे को अपेक्षित उसमें आउटकम होता है उससे कुछ कम आउटकम आ जाए। और सबसे मेन कारण उसमें इन्फेक्शन का होता है, और ये इन्फेक्शन आंखों में क्या है, ब्लड सप्लाई नहीं होता है डायरेक्ट। आंखों के पूरी अंदर की रचना ऐसी है कि वहाँ ब्लड वेसल्स डायरेक्टली नहीं होती है। तो सर्जरी के टाइम सबसे बड़े एहतियात वही बरतनी है कि आपको आंखों में इन्फेक्शन नहीं होने देना है। और आपने जो भी नाम लिए ये सब मास स्केल में जहाँ सर्जरी होती है, अब वहाँ पे कुछ कमी कभी कभी रह सकती है। आमतौर पर मैं उसको समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि मास स्केल में हो रहे तो भी चल जाता है, लेकिन कभी कभी मास स्केल में जब होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बोलिए या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स में, शिविर में, कि जहाँ पे फिर सेट्स, ऑपरेशन के सेट्स की कमी होती है, मरीज ज्यादा हो जाते हैं, फिर कभी कभी हो सकता है कि वो उसके वजह से हुआ होगा। लेकिन यूजुअली आमतौर पर जहाँ एक प्रॉपर सेटअप है, एक पेशेंट के लिए एक ही सेट यूज किया जाता है, वहाँ ये इस तरह की घटनाएं नहीं होती है। तो इसमें डॉक्टर की लापरवाही नहीं पकड़ सकते क्या अपन? अब ये तो एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अब डॉक्टर के भी हाथ में बहुत कुछ कम चीजें होती है। उसको एक टारगेट दिया गया रहता है कि आज इतने सर्जरी होनी ही चाहिए, उसको उतने सेट्स दिए नहीं जाते हैं। अगर 20 मरीज है और उसके पास 10 ही सेट है तो वो ऑब्वियसली एक सेट से 2-2 ऑपरेशन करेगा, तो इसमें सेकंड से पेशेंट को कभी कभी चांसेस हो सकते हैं। ये शब्द इसीलिए लिया हूँ मैंने कि हमारा जो दर्शक वर्ग है, हमारे जो टीवी को प्रोग्राम को देखने वाला वर्ग है, इसमें ऑफिसर्स बेयरर भी है। तो अगर आप ऐसा बताते हैं कि डॉक्टर लिमिटेड चीजों में इतने ऑपरेशंस करता है, तो आगे ये शब्द जाकर आपको ऊपर हो सकते हैं। अगर इससे ये फायदा हो जाए तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी मुझे हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक मैं बताऊं कि आमतौर पर 99% जगह पे जहाँ सर्जरीज हो रही है वहाँ जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। और इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जितने मैंने देखिए रूटीन में सर्जरीज होती है वो पूरी तरह से सभी गाइडलाइंस फॉलो करके ही करते हैं। ये आप एक आध घटना कई सालों से हुई है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि अब हम बस वही है कि लोगों के दिलो दिमाग में वो चीजें, अच्छी चीजों का याददाश्त बहुत जल्दी फीकी पड़ जाती है। कोई भयानक या भयावह चीजों की यादें आसानी से जाती नहीं है। तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से फिर से यही बताना चाहूंगा कि इस डर को आप मन में ना रखें। 99.9% केसेस में सर्जरी हमेशा सक्सेसफुली होती है। और रिस्क 0.1% अगर रिस्क है तो उतनी रिस्क, क्या आप घर के बाहर निकल के रोड पे चलेंगे तो क्या उसमें रिस्क नहीं है? लेकिन उस रिस्क को हम कभी सोचते नहीं है। ऑपरेशन में अगर 0.1% भी रिस्क है तो हम उसके बारे में 10 बार सोचते हैं। जबकि अगर हम यहाँ से किराना लेने के लिए दुकान में जाए तो कोई गारंटी नहीं है हम वहाँ किराने की दुकान तक। मतलब ये था कि आंखें सबसे नाजुक अंग होती है। मैं समझ सकता हूँ। डॉक्टर के ऊपर जरूरत से ज्यादा जवाबदारी अगर गवर्नमेंट देती है तो वो शरीर के नाजुक अंग के साथ में उसकी कैपेसिटी से ज्यादा कार्य कर रहा है डॉक्टर, तो उनको कहीं गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसा लिमिटेशन देना चाहिए आपको। मैं तो ये चाहूंगा कि उनको एक लिमिट तक ही कार्य दिया जाए ताकि वो भी अपना कार्य, क्योंकि डॉक्टर अति कुशलता से अपना कार्य करते हैं, कुछ चीजें उनके भी हाथ में नहीं होती है, इसके वजह से कभी कभी ये चीजें हो जाती है। चलो हम भी अपेक्षा रखते हैं कि आपकी ये सभी चीजों के बारे में, सब जानकारी के बारे में और सभी डॉक्टरों के बारे में सरकार ने पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। और जितनी एक डॉक्टर की कैपेसिटी है ऑपरेशन करने का, एक डॉक्टर की कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है सर। डॉक्टर तो एक दिन में जितने अवेलेबल है, बस वही है, अवेलेबल है उतना ही काम किया जाए। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर टोटे सर से आंखों की जानकारी प्राप्त कर रहे थे। और भी ये प्रोग्राम आगे चलते रहेगा। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है।
सर अपना जो बातचीत का जरिया चल रहा था, अपन जो बातें कर रहे थे, अपना जो एक टॉपिक था मोतियाबिंद, मोतियाबिंदु के बारे में आप बताएं, आपने ऑपरेशन के बारे में बताया, तब हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि मोतियाबिंदु पक गया या मोतियाबिंदु हो गया, उसका ऑपरेशन कब करना चाहिए। अब ये भी एक बहुत पुरानी भ्रांति चल रही है कि मोतियाबिंदु पूरा पक जाने के बाद ही ऑपरेशन कर सकते हैं करके। अब ये बात 10 साल पहले सही थी। अच्छा। तब बहुत लोगों को अभी भी भ्रांति रहती कि जब अपने हाथों के उंगलियों के ऊपर जो लकीरें हैं, जब ये लकीरें ना दिखने लगे तब ऑपरेशन कराओ। पुराने जमाने में 10 साल पहले 15 साल पहले ये कंसेप्ट था। अच्छा। अब इसके लिए मैं एक वजह दूंगा, उस वक्त वो सही था क्योंकि मैक्सिमम उस वक्त सर्जरी जो होती थी वो बिना माइक्रोस्कोप के नेकेड आई से सर्जन करता था। तो ऐसे समय पे मोतियाबिंदु अगर ट्रांसपेरेंट है, कच्चा है, तो मोतियाबिंदु के अंश देखने में सर्जन को दिक्कत होती थी, इसलिए फिर उसको पूरा पकने तक हम वेट करते थे और फिर वो दिखने में सर्जन को बहुत आसान रहता था, फिर उसका ऑपरेशन किया जाता था। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी की मदद से माइक्रोस्कोप इतने हाई क्वालिटी के हैं कि एब्सोल्युटली क्लियर जो भी लेंस रहता है उसके भी हम एक एक अंश माइक्रोस्कोप में से देख के उठा सकते हैं। 100 टाइम्स बड़ी हमको सर्जरी के वक्त आँख दिखते रहती है। मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा यहाँ पर कि जब हम बहुत छोटे थे, अमरावती की हमारी जन्मस्थली है, तो यहाँ मदन गोपाल डॉक्टर साहब थे। उस समय हम जब उनके पास मिलने गए तो पैरों में कोई ऐसा बटन आता था जिससे कि माइक्रोस्कोप में आंखें बड़े दिखती थी। वो मशीन जब पहली बार अमरावती में आई थी तो वो चीज क्या थी? वही वो पैरों में जो बटन रहता था वो माइक्रोस्कोप का फोकसिंग स्विच रहता था। क्योंकि उस समय अमरावती का आंखों में इतना नाम था कि काफी दूर दूर से लोग मदन गोपाल सर अपने समय से 10 साल आगे चलते थे। उनके समय जो टेक्नोलॉजी थी उससे 10 साल आगे वो हमेशा काम करते थे। वैसा सर्जन शायद ही दोबारा शायद अमरावती को मिले। लेकिन वो हमको फक्र है कि हम उसी भूमि में अपना कार्य कर रहे हैं और सर की प्रेरणा से आज हम लोग सभी बाकी शहरों से वाकई में आगे चल रहे हैं। ये भी अच्छी बात है। तो अपने ओरिजिनल सवाल पे फिर से आते हैं कि जैसा पहले मोतियाबिंदु के विजुअलाइजेशन में कमी रहती थी, इसलिए हम मोतियाबिंदु पकने तक इंतजार करते थे। आज के दौर में अगर वैसा करने लगे, कई लोग ड्राइवर होते हैं, किसी के कुछ इम्पोर्टेंट विजुअल टास्क होती है जिसके ऊपर उसकी रोजी रोटी निर्भर करती है। ऐसे बंदे को हम अगर बोले कि तू पूरा अंधा होने तक वेट कर, फिर मेरे पास आ, फिर मैं ऑपरेशन करूंगा, उसका तो लाइफ खत्म हो जाएगा। लेकिन टेक्नोलॉजी देखिए, टेक्नोलॉजी आज उसके मदद के लिए आई है। आज हम मोतियाबिंदु का ऑपरेशन किसी भी स्टेज में कर सकते हैं। याद रखिए, मैं बता रहा हूँ किसी भी स्टेज में। यानी समय क्या है मोतियाबिंदु का ऑपरेशन करने का? जिस वक्त उस मोतियाबिंदु की वजह से उस पेशेंट के दैनंदिन कार्यों में बाधा आने लगे, रूटीन कार्यों में बाधा आने लगे, वो उसका सही समय है ऑपरेशन का। मोतियाबिंदु का पकने का या कच्चा रहने का कोई सवाल नहीं। मोतियाबिंदु किसी भी स्टेज में, कितने भी अर्ली स्टेज में निकाला जा सकता है। और जब से ये फेको ऑपरेशन आए हैं, फेको टेक्नोलॉजी आई है जिसमें हम बिना टाके का ऑपरेशन करते हैं मशीन की मदद से, उसमें तो अभी पूरा कंसेप्ट ही उल्टा हो गया है। जैसा अभी कुछ साल पहले आपने सुना था, अगर कहीं शरीर का भाग जल जाए तो उसको पानी नहीं लगाया जाए, पहले उसको कपड़े में लपेट लिया जाए, ड्राई रखा जाए और कपड़े में लपेट लिया जाए। आज एग्जैक्टली हम उसका उल्टा बोलते हैं कि अगर कहीं जल जाए तो सबसे पहले नल के नीचे पकड़ो या पानी डाला जाए। एग्जैक्टली मोतियाबिंदु का कंसेप्ट अभी फेको की वजह से वैसा ही हुआ है। पहले जो बोलते थे मोतियाबिंदु पकने तक इंतजार करो, उसको पक्का होने दो फिर ऑपरेशन करो। अब फेको ऑपरेशन में मैंने आपको बताया उसके मोतियाबिंदु के जगह पे हम टुकड़े टुकड़े करते हैं और फिर टुकड़े करके सक करते हैं। तो अगर हम मोतियाबिंदु को पकने देंगे तो उसके टुकड़े होने में ज्यादा दिक्कत जाती है। ज्यादा टुकड़े होंगे, यानी ज्यादा नहीं, टुकड़े होते ही नहीं आसानी से, क्योंकि वो कड़क हो जाता है तो उसके टुकड़े नहीं होते। या फिर उसको टुकड़े करने की कोशिश भी करो तो अल्ट्रासाउंड एनर्जी जो अंदर डिलीवर करनी पड़ती है वो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी अंदर डिलीवर करके उसमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो फेको ऑपरेशन अगर करना है तो मोतियाबिंदु जितना कच्चा उतना आसान। तो इसलिए वो कंसेप्ट ही अभी दिमाग से हटा देना चाहिए कि मोतियाबिंदु पकने तक ऑपरेशन नहीं हो सकता है। मोतियाबिंदु जिस स्टेज में आपको मोतियाबिंदु की वजह से दिक्कत हो, आप उसी स्टेज में ऑपरेशन करा सकते हैं। तो सर ये मोतियाबिंदु का ऑपरेशन होने के बाद में क्या चश्मा भी लगाना पड़ता है? हाँ, मोतियाबिंदु
एग्जैक्टली क्या बात है, मैंने आपको पहले बताया था कि ओरिजिनल हमारा जो लेंस है जी जी, हम उसको निकाल के उसकी जगह आर्टिफिशियल लेंस बैठा रहे हैं। अब ये लेंस जो होता है हमारा ओरिजिनल लेंस, ये 40 साल की उम्र तक किसी को भी चश्मा आम तौर पर नहीं लगता है, एक्सेप्शनल छोड़ दीजिए, लेकिन आम तौर पर इंसान को 40 साल तक दूर का भी अच्छा दिखता है, नजदीक का भी अच्छा दिखता है, क्योंकि ये लेंस फ्लेक्सिबल होता है। दूर के लिए ये हमको अलग पावर देता है और फिर नजदीक के लिए जब देखो तब उसको फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो नजदीक के लिए जो रिक्वायर्ड पावर है वो हमको अलग से देता है। 40 साल की उम्र तक क्या हो जाता है, ये लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है एजिंग की वजह से, तो इसमें हमको दूर का तो अच्छा दिखता है लेकिन रीडिंग के लिए हमको दिक्कत जाती है। तो 40 साल के बाद हमको 2 नंबर लगते हैं, एक दूर का चश्मा और उसमें नीचे एक पॉइंट रहता है चश्मे में जिसमें नजदीक पढ़ने का पॉइंट रहता है। अब आमतौर पर हमारे पेशेंट्स जो मोतियाबिंदु की ये सब 40 के ऊपर के रहते हैं, तो आप गृहित धर के पकड़ के चलिए कि इस इंसान को 2 नंबर की जरूरत है, एक दूर का नंबर, एक नजदीक का नंबर। लेंस तो हम एक ही डाल रहे हैं, और अब तक की जो लेंस की टेक्नोलॉजी थी उसमें सिंगल नंबर के ही लेंस आते थे। तो आमतौर पर हम लेंस का कैलकुलेशन ए स्कैन नाम का एक सोनोग्राफी मशीन है जिसमें पूरा सॉफ्टवेयर फीड रहता है, हम उससे मेजरमेंट्स करके उसको एग्जैक्टली कितने पावर के लेंस की जरूरत है ये कैलकुलेट करते थे, और उसके हिसाब से दूर के नंबर के लिए उस पेशेंट को कौन से नंबर के लेंस की जरूरत है वो नंबर का लेंस हम उसको फिट कर देते। तो उसके वजह से उसको बिना चश्मे का दूर का तो अच्छा दिखने लगता, लेकिन नजदीक के लिए उसको चश्मा लगाना पड़ता। अब यहाँ से एक कदम आगे अब मैं फिर से बताता हूँ टेक्नोलॉजी के बारे में। अब ये हो गया साल 2 साल 3 साल पहले तक की बात, ये 2-3 सालों में अब फिर से टेक्नोलॉजी ने नया चमत्कार दिया है। अब हमारे पास लेंस में ही मल्टीफोकल लेंस आ गए हैं। अब ये मल्टीफोकल लेंस में आपको एक ही लेंस के अंदर, जैसा चश्मे में 2 कांच होते हैं वैसे लेंस में भी 2 कांच होते हैं, एक दूर का नंबर एक नजदीक का नंबर। इस तरह के अगर लेंस उस इंसान ने दोनों आंखों में अगर लगवा लिए ऑपरेशन करवा के, तो वो इंसान की आंख 40 साल के नीचे के उम्र के जो इंसान होते हैं उस तरह की आंख बन जाएगी जिसको बिना चश्मे के दूर का भी दिखेगा, बिना चश्मे के नजदीक का भी दिखेगा। आज के डेट में ये टेक्नोलॉजी 2-3 साल से है, बहुत अच्छे से सक्सेसफुली काम कर रही है। सिर्फ बहुत वाइडली यूज्ड इसलिए नहीं क्योंकि आज थोड़ी महंगी है, अब कोई भी टेक्नोलॉजी बोले तो कुछ सालों में वो सस्ती हो जाती है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि ठीक है ये लेंस वगैरह जो है आप डाल रहे हैं, तो एक जनरल व्यक्ति जिनको माइनस का नंबर है, दूर का दिखता नहीं है, तो वो यंग है और उसको अगर ये ऑपरेशन करना है तो कर सकता है क्या? यंग इंसान को अगर दूर का नहीं दिखता है तो उसके लिए और एक टेक्नोलॉजी जैसे मैंने बताया लैसिक लेजर जी। अब लैसिक लेजर में ये सामने की हमारी काली पुतली है ना, उसके अंदर लेजर किरणों की मदद से, अब पहले जो फेको में था वो अल्ट्रासाउंड था, यहाँ पे लेजर किरणों की मदद से क्या करते हैं उसका शेप इस तरह से हम चेंज करते हैं पुतली का कि जो रिक्वायरमेंट उसका भिंग में होता है लेंस के चश्मे के लेंस में होता है वही शेप हम कॉर्निया के अंदर कार्विंग कर सकते हैं, उसका शेप चेंज कर सकते हैं। तो हमारी जो काली पुतली है वही हमारे चश्मे का काम करने लगती है, ऊपर से अलग से चश्मा ही पहनना नहीं पड़ता। जो मैंने बताया लैसिक टेक्नोलॉजी की वजह से यंग लड़कों का जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या यंग लड़कियों को शादियों में अड़चन आती है या करियर में अड़चन आती है, ये प्रॉब्लम हम पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं लैसिक की मदद से। तो उसमें मल्टीफोकल लेंस और ये लैसिक में नहीं, यंग लोगों को तो नजदीक का प्रॉब्लम ही नहीं होता है ना। आपने यंग में दोनों को भी प्रॉब्लम किसी को आ रहा है? नहीं, यूजुअली यंग लोगों को नजदीक का हमेशा दिखता ही है, उनका प्रॉब्लम दूर का ही रहता है। और आप जो बोल रहे दूर का और नजदीक का वो 40 के आसपास आता है। हाँ, और 40 में उसके लिए भी अभी टेक्नोलॉजी है। अच्छा सर, थोड़ा सा आपने बताया, जानकारी दी है, थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि ए स्कैन मशीन क्या है? ए स्कैन ये अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी मशीन है। अच्छा, इसमें भी सोनोग्राफी आ गई? इसमें भी सोनोग्राफी है। बहुत अच्छी बात। यानी आंखों का सोनोग्राफी मशीन है जिसमें हम आंखों का ओवरऑल लेंथ गिन सकते हैं, आंखों के अंदर का मीडिया कैसा है, क्लियर है या कुछ ओपेसिटीज है, ये हम देख सकते हैं। और उसके बाद वो जो मीडिया और लेंथ कैलकुलेट करने के बाद उसी में कुछ सॉफ्टवेयर हम डाले हैं, वो सॉफ्टवेयर के मदद से उस पेशेंट को दूर के लिए कितने नंबर के लेंस चाहिए, नजदीक के लिए कितने नंबर के लेंस चाहिए, ये सब कैलकुलेशन हम ऑपरेशन से पहले कर सकते हैं ताकि ऑपरेशन टेबल पे करेक्ट नंबर के लेंस हम पेशेंट को डाल सकते हैं। यानी इससे कंफर्म हो जाता है उसको एग्जैक्टली कितने नंबर के लेंस रिक्वायर्ड है। ऑपरेशन करने के पहले आप डिसीजन ले सकते हैं कि उसको कितने नंबर के। और ये ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप जो आपने बताया है, तो उसके बारे में क्या? ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप का भी जिक्र पहले आया ही था कि पहले मोतियाबिंदु जब कच्चा था तब ऑपरेशन कर ही नहीं सकते थे क्योंकि ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल नहीं थे। अभी ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि लाइट पुतली के अंदर जाता है
वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आता है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो अंदर से रेड ग्लो आता है, उसके अगेंस्ट इवन कच्चा मोतिया बिंदु भी हमको बहुत ही क्लियरली दिखता है। और उसमें ऑपरेशन का प्रिसीजन, एक एक पॉइंट जहाँ से निकाले थे, जहाँ कट दिए थे, वहीं पे जुड़ता है। तो जहाँ ओरिजिनल जैसी आँख थी वैसे ही हम वापस कर सकते हैं, क्योंकि जो आँख इतनी छोटी है उसको 100 गुना बड़ी हम देख सकते हैं। जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा देख सकते हैं, जो एंगल से देखना चाहे, जितने मैग्निफिकेशन से देखना चाहे, सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी की वजह से ये एक रिजल्ट बहुत आसानी हो गई और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। सर, अब आपसे मैं आखिरी में एक ही पूछना चाहूँगा कि फैको मशीन कितने ऑपरेशन कर सकती है एक दिन में? फैको मशीन का जो हैंड पीस होता है वो तो रीयूजेबल होता है, लेकिन जो टिप जो मैंने बताया नीडल आँख के अंदर जाती है, वो अंदर जाने वाली नीडल डिस्पोजेबल रहती है, यानी एक पेशेंट में एक ही यूज करते हैं। एक दिन में कितने ऑपरेशन? तो अगर आपके पास जितने फेको नीडल्स है, जितने स्लीव्स है, टिप है जो डिस्पोजेबल्स है, उसको आप जितने आपके पास है आप एक दिन में उतने का। और सर्जन की स्टेमिना जितना, कितना टाइम लगता है? एक ऑपरेशन को आमतौर पर 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। फेको मशीन के ऑपरेशन से 15 से 20 मिनट में ऑपरेशन हो जाता है। और 5 मिनट अगर पेशेंट का शिफ्टिंग टाइम पकड़ लिया जाए तो 20 से 25 मिनट में एक सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। तो आपने काफी जानकारी दी सर। अब मैं जनरल एक चीज पूछना चाहूंगा कि आज का व्यक्ति, आज के समाज का व्यक्ति, आज के युग का व्यक्ति जो कंप्यूटर, टीवी, दुनियादारी, गाड़ी, मोटरसाइकिल, पोल्यूशन, इन सब से फाइट करके अपनी आंखों को कैसे बचाए, क्या क्या सावधानी ले, इसका एक संदेश दे दीजिएगा। कंप्यूटर का भी आपने बहुत अच्छा जिक्र किया। कंप्यूटर में से जो रेडिएशन निकलता है उसमें से एक नया सिंड्रोम आजकल आंखों में डेवलप हो गया, जिसको हम आजकल कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। तो इसमें वो रेडिएशन की वजह से हमारे जो नॉर्मल लुब्रिकेशन होता है आंखों का, वो काफी हद तक कम हो जाता है। और कॉर्निया का जो सबसे बाहरी एपिथेलियम, सबसे बाहरी परत होती है, उसमें ड्राइनेस आने लगता है। उसके वजह से पेशेंट को हमेशा रेडनेस, इरिटेशन, आंखों में जलन होना, ये सब प्रॉब्लम बहुत ही बढ़ गए। और इनमें फिर गरीबी में आटा गीला बोलिए, पोल्यूशन बढ़ गया है, वर्किंग के हिसाब से लोगों का 2 व्हीलर पे ट्रैवलिंग बढ़ गया है, धूप में घूमने के कारण ये सब चीजें बढ़ जाती है। तो इन सब के लिए 2-3 चीजें बहुत आसानी से हर इंसान कर सकता है। बाहर जाते वक्त, आते वक्त हमेशा प्रोटेक्टिव गॉगल लगाया जाए। गॉगल लगा सकते हैं। अगर आपको चश्मे का नंबर नहीं भी है तो 0 नंबर का काला चश्मा बाहर धूप में आप लगाइए। शाम को अगर आपको ड्राइविंग करना है तो आप फोटोसन का 0 का चश्मा लगा के ड्राइविंग कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके आंखों में हमेशा किसी न किसी तरह से प्रोटेक्टिव गियर पहना हुआ होना चाहिए। एक सरकार ने बहुत अच्छी चीज निकाली थी, हेलमेट कंपलसरी किया था। समहाउ वो हमारे फायदे की चीज थी, लेकिन हम ही आम लोगों ने उसको उड़ा दिया। और आज कोई इंसान तो सर अच्छा है कि अभी हेलमेट, अभी तो कैसा कपड़ा बांध रहे हैं, हेलमेट बांध के तो फिर कितने लूट के ले जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं। वो तो एक अलग विषय हो गया, लेकिन आंखों के हित से हेलमेट एक अच्छी चीज थी, लेकिन समहाउ वो नहीं हो पाया। तो एटलीस्ट हम चश्मा या गॉगल्स पहन सकते हैं। दिन में 2 या 3 बार कंपलसरीली आंखों को साफ सुथरे पानी से साफ करना, वो भी 2-3 बार धोने का कोई तरीका नहीं। वो आँख खुली रख के भी धो सकते हैं और किनारों को बंद करके भी धो सकते हैं। इम्पोर्टेंट है आपके हाथ धुले हुए होने चाहिए, और जो आप पानी यूज करते हो पानी पीने के लायक पानी, अच्छा क्लियर पानी होना चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो जाए आप धोने के लिए जो पानी यूज कर रहे हैं उसी पानी की वजह से आपको इन्फेक्शन हो गया। तीसरी बात, बार बार अपने आंखों को ना मसले, क्योंकि हम कहीं पे भी टच करते हैं। अब हर जगह जर्म्स और जंतु तो हर जगह होते हैं, तो वो टच करते रहते, फिर हाथ धोते नहीं, कुछ नहीं, वही हाथ हम अपने आंखों को लगाते, तो अपने हाथों से हम अपने आंखों में इन्फेक्शन डालते हैं। तो किसी कारणवश अगर आंखों को टच करना भी है तो पहले अपने हाथ धो के टच कीजिए। और कुछ भी अनटूवर्ड लगे, विजन कम लगे, लाल लगे, जो एक रीजनेबल कुछ घंटों में या कुछ दिन ठीक ना लगे या आपको कुछ डाउट लगे, तो मेडिकल हेल्प जरूर ले, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। ठीक है सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है। मैं एक बात अमरावती की जनता से आपकी अपील चाहूँगा कि नेत्रदान के बारे में आपने बताया कि अमरावती बहुत पीछे है, तो एक थोड़ा सा बता दीजिए कि नेत्रदान करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, आज के ज़माने की ज़रूरत है। नेत्रदान के बारे में वाकई हम अमरावती में बहुत पीछे हैं। मदन गोपाल सर का आपने नाम लिया था, उनके ज़माने में नेत्रदान का बहुत अच्छा कार्य था, लेकिन समहाउ आज आंखें ही नहीं मिल रही है।
लोगों में, बहुत सारे लोगों में एक भ्रांति होती है कि आज हम नेत्रदान करेंगे तो अगले जन्म में हम अंधे पैदा हो जाएंगे। ये बात सही है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये शरीर सिर्फ हम यहाँ छोड़ जाते हैं, आत्मा, अब जो अध्यात्म की भी बात की जाए तो शायद सिर्फ आत्मा ही अगले जन्म में होती है, शरीर तो अगले जन्म में आता नहीं है। तो ये आप दिमाग में से निकाल दीजिए कि अगले जन्म में उससे कुछ प्रॉब्लम आने वाला है। अगला जन्म है कि नहीं है यही पता नहीं है। दूसरी बात, नेत्रदान करने के बाद जो डेड बॉडी होती है वो गंदी दिखने लगती है, ऐसी एक दूसरी भ्रांति है। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। जब हम नेत्रदान के लिए आंख निकाल लेते हैं तो उसके जगह पे एक आर्टिफिशियल आई का कन्फॉर्मर पलकों के नीचे लगा के उस पर ऊपर से पलक बंद कर दी जाती है। यानी वो बंद पलक देखने से ऐसा लगता है कि इसको कुछ भी नहीं किया जाए, नॉर्मल है। तो ये भी एक दिमाग में से भ्रांति निकाल देनी चाहिए कि बॉडी विद्रूप हो जाती है या देखने में गंदी लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। और नेत्रदान करने के लिए जैसा नेत्रदान के फॉर्म्स भरवाते हैं, वो फॉर्म्स का लीगल वैल्यू कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो एक सिर्फ जरिया है अवेयरनेस पैदा करने के लिए। हमने भाई नेत्रदान का फॉर्म भर दिया, यानी हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, ऐसी बात नहीं है। हम अपनी एक इच्छा जो है, हमारे नज़दीकी रिलेटिव्स जो है, बच्चों को या सबको बता के रखना चाहिए कि मेरी इच्छा है कि मेरे आँखों दान की जाए, क्योंकि जब तक हम जिंदा है हमारे बॉडी के मालिक हम हैं। और आज हम कुछ भी लिख के दे दें, हमारे डेथ के बाद हमारे डेड बॉडी के मालिक हमारे उत्तराधिकारी हमारे बच्चे हैं। तो हमारे बॉडी के मालिक जब तक डिसाइड नहीं करते, वो साइन नहीं करते और वो हम लोगों को, आई सर्जन्स को कॉल नहीं करते कि भाई इनकी आंखें दान करनी है, तब तक हम किसी की आंखें जाके निकाल नहीं सकते। तो ये कॉल रिलेटिव्स की तरफ से हमको आना चाहिए कि हमारे ऐसे फला ऐसे दुखद घटना हुई है और हम उन व्यक्ति के आंखें दान करना चाहते हैं। उसके लिए नेत्रदान संस्था का मैं नंबर आपको बताना चाहता हूँ, 266-33-116। ये नेत्रदान संस्था का नंबर है। इस नंबर पे या मेरे पर्सनल नंबर पे भी आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। फिर नेत्रदान करने का समय बहुत कम होता है, क्योंकि डेथ के बाद 4 से 6 घंटे के अंदर अगर हम आंखें निकाल के लेके जा सके तो ही ये आंखें किसी और के काम आ सकती हैं। फिर एक व्यक्ति के हम 2 आंखें निकाल के लेके आ जाते हैं, लेकिन दान करते वक्त वो दोनों आंखें एक ही व्यक्ति को नहीं दी जाती, एक आंख 2 व्यक्ति को दी जा सकती है। यानी एक व्यक्ति अगर नेत्रदान करे तो उससे 2 अंधे व्यक्तियों तो सर्वश्रेष्ठ दान हुआ फिर तो। 2 अंधे व्यक्तियों की वाकई जीवन बदल सकता है। और जब तक वो हमारी टीम वहाँ पहुँचती नहीं है तो 1-2 चीज़ छोटी जो की जा सकती, जिससे आंखों की कंडीशन अच्छी मेंटेन हो सके, तो आंखें खुली ना रहने पाए। अच्छा, वो मृत व्यक्ति की आंखों के पलके जब बंद कर दी जाए तो वो ज्यादा देर तक वो आंखें टिकती है। उसके ऊपर गीली एक पट्टी अगर रख दी जाए, कपड़े की पट्टी अगर गीली रख दी जाए तो और आधा घंटा एक्स्ट्रा मिल सकता है। और गीली पट्टी के ऊपर अगर थोड़ा आइस भी रख दिया जाए तो और एक्स्ट्रा आधा घंटा मिल सकता है, क्योंकि फोन किए बराबर आई डोनेशन की टीम वहाँ पहुँच नहीं सकती। उनको भी अपनी किट तैयार करने के लिए आधे से 1 घंटे का समय लगता है और ट्रैवलिंग में आधा घंटा कम से कम लग जाता है। फिर वहाँ पहुँचने के बाद कंसेंट फॉर्म्स में साइन कराना वहाँ, क्योंकि घर का माहौल भी आप समझ सकते हैं, जिस घर में दुखद घटना होने का उस वातावरण में भी फौरन सब चीजें नहीं होती है, वहाँ पे भी समय लगता है। तो आप जितने जल्दी टीम को इन्फॉर्म करें उतने जल्दी ये फायदा हो सकता है। धन्यवाद सर। तो भी आपने अमरावती के डॉक्टर तोटे से आंखों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आंखों की सर्जरी का जो डर, ऑपरेशन का जो डर है, उसमें आपको काफ़ी खुद ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। और इसी तरह ये प्रोग्राम और भी चलते रहेगा। इस प्रोग्राम के तहत हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं सर, और सबसे निवेदन करते हैं कि आप देखते रहिए मेरा डॉक्टर ये प्रोग्राम, और इसके बाद में तरह तरह के डॉक्टर से आपका परिचय कराएंगे। और इस प्रोग्राम के तहत आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, किसी प्रकार की जानकारी लेना है, किसी बीमारी के बारे में पूछना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी चैनल कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। धन्यवाद। नमस्कार। मेरा डॉक्टर यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी चैनल कार्यालय, धनराज लेन, सक्कर 7, अमरावती। फोन नंबर 2563833।